किसान भाइयों, गेहूं की फसल में जब बालियां निकलती हैं तो बालियां निकलते समय हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। चाहे बालियां निकल रही हों या निकलने वाली हों, इस समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं जिससे हमारी गेहूं की फसल में हमें एक बढ़िया उत्पादन देखने को मिले। तो कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होती हैं, बालियां निकलते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए ताकि जो हमारी बालियां निकल रही हैं उसके अंदर अच्छे से हमारा गेहूं का जो दाना है वो बन पाए, उस दाने का वज़न अच्छा आए, उस दाने की मोटाई, उसका वज़न, उसमें चमक अच्छी बनी रहे और हमें एक बेहतरीन पैदावार अपने गेहूं की फसल में देखने को मिले। तो आज हम 4 ऐसी गलतियां बताएंगे जो अक्सर हम इन अवस्थाओं में कर देते हैं। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा, और कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी सवाल है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे हम पैदावार बढ़ाएं, क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। किसान साथियों, जब गेहूं की बालियां निकलने वाली होती हैं या निकल रही होती हैं, इस समय एक बात का ध्यान देना है कि पोटास की कमी ना होने पाए। अब पोटास की कमी आप पूछेंगे कैसे हो सकती है। अब ऐसे बहुत सारे किसान साथी हैं जो पोटास नहीं डालते हैं या पोटास थोड़ा कम मात्रा में डालते हैं, कुछ भी कारण हो सकता है, ना डाले हों, कम मात्रा में डाले हों। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पोटास की कमी से आपको उत्पादन में भी कमी देखने को मिलती है। तो चाहे आपकी अभी गेहूं की फसल में बालियां बनना चालू हुई हों, यानी गोब की अवस्था में फसल हो, यानी गबोड़ अवस्था में हो, या फिर बालियां निकलने वाली हो, इस अवस्था में पोटास की पूर्ति अगर आपने नहीं की है, मतलब पहले नहीं डाला है, तो तुरंत ही आपको पोटास की पूर्ति करना चाहिए। अब खादों को डालने का 2 तरीका होता है। एक तो हम मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं, दूसरा हम स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं। अब जो चीज़ें हम ज़मीन में डालते हैं वो पौधे तक पहुंचने में एक लंबा समय लेती हैं, और इसके साथ साथ किसान साथियों, कुछ खादें ऐसी भी होती हैं जो बाद में डालने से थोड़ा उतना काम नहीं करती हैं। तो अगर हम पोटास की ही बात करें तो पोटास अगर आप मिट्टी में डालने वाले थे, जो दानेदार पोटास आते हैं जिसको हम एमओपी पोटास बोलते हैं, 60% वाला जो आता है, तो लाल वाला जो आता है, उसका अगर आप इस्तेमाल करने वाले हैं तो उसका हमें बुआई के समय ही प्रयोग करना होता है। अगर आप अभी वही पोटास डाल देंगे तो भी उसका ज़्यादा फ़ायदा आप नहीं ले पाएंगे। इसीलिए हम इस अवस्था में जब बालियां निकलने वाली हों या निकल रही हों, अगर आपने पोटास की थोड़ा कम मात्रा डाली हुई है या पोटास बिल्कुल भी नहीं डाला हुआ है, तो आप स्प्रे कर दीजिए। लेकिन क्या स्प्रे करना है, एनपीके आते हैं, यानी जो घुलनशील खादें आती हैं जिसका हम स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं, उसमें सबसे बढ़िया खाद आपको एनपीके में मिलेगा, एनपीके 0050। इसमें आपका पोटास की पूर्ति भी हो जाएगी, साथ में इसमें सल्फ़र भी कुछ मिल जाता है। 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फ़र इसमें पाया जाता है। हमारी मिट्टी में आजकल सल्फ़र की भी काफ़ी कमी हो गई है, तो इसके इस्तेमाल से आप तुरंत ही पोटास की कुछ पूर्ति कर पाएंगे। हालांकि पोटास डालने का सबसे बढ़िया समय तो बुआई का ही समय है, लेकिन क्योंकि हमने नहीं डाला है और हमें अपने पौधे में कुछ पोटास की पूर्ति अभी तुरंत ही करनी है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है स्प्रे वाला तरीका। ये बहुत जल्दी काम करता है, इससे पूर्ति भी जल्दी हो जाती है। तो आप तुरंत ही, अगर आपने नहीं डाला है तो 0050 1 किलो से लेके 1.5 किलो तक पर एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 50 दिन, 55, 60, 70, 65 दिन बाली निकलने से पहले, बाली निकलने के बाद भी इसका इस्तेमाल आमतौर पे जो किसान साथी पहले पोटास डाल भी देते हैं, बुआई के समय जो आता है दानेदार वाला पोटास, लगभग 25 से 35 किलो डालना होता है, वो किसान साथी भी बाली निकलने के बाद पोटास इसलिए डालते हैं ताकि दाने का भराव और अच्छे से हो पाए। बाली निकलने के बाद जो एनपीके आता है 0050, इसका इस्तेमाल करने से सही से दाने का भराव होता है, वज़न अच्छा आता है। तो यह एनपीके आप डाल दीजिए अगर आपने ना डाला हो तो। इसके साथ साथ किसान साथियों, बाली आने से पहले आप चाहें तो जिंक का इस्तेमाल, अगर आपकी अभी बालियाँ नहीं निकली हैं बाहर, गबोड़ अवस्था में फसल है, तो आप जिंक का भी स्प्रे कर दीजिए। जिंक के स्प्रे से क्या फ़ायदा मिलता है कि पौधा भोजन बढ़िया बनाता है, पौधे में भोजन का निर्माण अच्छे से होता है, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है, पौधा अधिक भोजन बनाएगा जिससे बालियों का विकास, अभी आपको जो कुछ भी डालना है वो वही चीज़ें डालनी है जिससे बाली का विकास अच्छे से हो। तो ये अगर आप जिंक डालने वाले हैं तो बाली निकलने से पहले वाली अवस्था में आपको इसकी पूर्ति करनी चाहिए। जिंक कई तरह की आती हैं, जिंक चिलेटेड वाला भी आता है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चिलेटेड जिंक आपको लेना है, लगभग इसकी मात्रा आपको लेनी चाहिए 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। साथ में 1-2 किलो यूरिया भी मिला लें तो बेहतर रहेगा, ताकि कुछ अगर पीलापन है तो वो भी दूर हो जाएगा। और आपको अगर आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करने वाले हैं तो जिंक सल्फेट भी आप स्प्रे विधि से डाल सकते हैं। जिंक सल्फेट एक तो आता है 33% वाला जिंक सल्फेट, इसका इस्तेमाल करने वाले हैं तो इसके
आपको लगभग 700 ग्राम मात्रा डालनी होती है 33% वाला। साथ में आपको 1-2 किलो यूरिया मिला लेना है। पीलापन अगर आपको ज़्यादा दिखता है तो 2-3 किलो यूरिया आप यूज कर सकते हैं। जिंक सल्फेट का सिंगल स्प्रे नहीं करना है, इसके साथ आपको यूरिया मिलाना ही पड़ेगा। यूरिया नहीं डालने वाले हैं तो आप बुझे हुए चूने का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 21% वाला जो जिंक सल्फेट आता है इसका भी इस्तेमाल स्प्रे विधि से कर सकते हैं। इसकी लगभग 1 किलो मात्रा लेनी है, साथ में 1-2 किलो यूरिया या बुझे हुए चूने का पानी इस्तेमाल करिएगा। तो यूरिया आसान रहता है तो वही आदमी इस्तेमाल कर देते हैं। तो जिंक की पूर्ति आप करिए। अगर आपकी फसल अभी भी गबोड़ अवस्था में है तो आप 05234 का इस्तेमाल करिए। इसके इस्तेमाल से फसल में अच्छे से बालियों का विकास होता है। बाली निकलने से पहले यह NPK आपको अवश्य डालना चाहिए। तो जिन भी किसान साथियों की बालियाँ ना निकली हो, गबोड़ अवस्था में फसल हो, उनको आप 05234 का इस्तेमाल 1 से 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से करिएगा। बाली निकलने से पहले एक चीज़ हम और डालते हैं, वो है बोरोन। बोरोन से परागण बहुत अच्छे से होता है, परागण से पॉलिनेशन अच्छे से होता है, यानी अच्छे से आपके पौधे में जो फूल आते हैं उसके बाद जो दाने का निर्माण होता है वो सभी दाने का निर्माण अच्छे से होता है। अगर परागण सही से नहीं होता है तो कुछ दाने खाली रहने की समस्या, या ज़्यादा अच्छे से ना हो तो भी ज़्यादा दाने खाली रहने की समस्या हो जाती हैं। तो इसलिए बोरोन भी आवश्यक होता है। बोरोन आवश्यक सूक्ष्म तत्वों की कैटेगरी में आता है। तो बोरोन 20% वाला 100 ग्राम से 125 ग्राम, साथ में NPK 05234 अक्सर हम बाली आने से के पहले वाली अवस्था में, गबोड़ अवस्था में इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों खादें बाली निकलने से पहले ही डालना है, बाद में डालने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। खासकर बोरोन का इस्तेमाल बाली आने के बाद मत करिएगा। तो ये तो हो गया कि हाँ, जिंक की पूर्ति करनी है, पोटास की पूर्ति करनी है, 05234 गबोड़ अवस्था में डालना है। अब एक चीज़ सबसे ज़्यादा आपको ध्यान क्या देना है, पानी के ऊपर ध्यान देना है। अक्सर हम खादों के ऊपर तो अच्छे से ध्यान देते हैं, लेकिन हम पानी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। समय समय पे गेहूं में सिंचाई भी करना पड़ेगा। पानी की कमी हो जाएगी तो कुछ भी चीज़ सही से काम नहीं करेगा, उत्पादन में आपको कमी देखने को मिलेगी। अगर गबोड़ अवस्था में फसल है तो भी पानी की कमी हो गई तो बालियों का विकास नहीं होगा। बालियाँ निकलते समय पानी की कमी हो गई तो बालियों की साइज अच्छी नहीं आएगी, मतलब बालियाँ स्वस्थ नहीं आएंगी। बालियों के अंदर दाने का भराव नहीं होगा, दाने आपके पतले कमज़ोर रह जाएंगे, जिससे आपको उपज में भी कमी देखने को मिलेगी। तो पानी, ऐसा नहीं बोल रहा कि आप पानी भर के रखिए, पानी भरना गेहूँ में कभी भी नहीं है आपको। बस हाँ, उचित मात्रा में आप सिंचाई करिए अपने खेत के हिसाब से। सब जगह की मिट्टी अलग अलग है, कुछ पानी अगर ज़्यादा भी हो जाता है कहीं पे तो मिट्टी सोख लेती है, लेकिन कुछ मिट्टियाँ जो भारी मिट्टी होती हैं उसमें क्या होता है, ज़्यादा पानी लंबे समय तक, अभी भी ज़्यादा तेज़ धूप नहीं हो रही है तो भरा रहता है, और आपका पौधा बड़ा हो गया है तो धूप नीचे तक नहीं जा पाएगा। तो पानी अगर ज़्यादा भरा रहेगा तो फसल एक गिरने की संभावना बढ़ जाती है, और गेहूं में किसी भी अवस्था में पानी भर के नहीं रखना होता है। इन बातों का आपको ध्यान देना होता है। गेहूं की फसल में छोटी छोटी, किसी भी फसल में अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट में काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाला है। तो आप पानी की कमी आपको नहीं करना है। अगर आपने तीसरा पानी नहीं लगा है तो वो भी आप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ उचित देखभाल, खेत में जाइए, अच्छे से निगरानी करिए। कोई बीमारी, किसी कीट का अटैक हुआ है तो ऐसा नहीं कि हाँ पूरे खेत में, मान लीजिए आपने 1 एकड़ में या आधा एकड़ में गेहूँ लगाया हुआ है तो कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा कीट नहीं है कि यहाँ पूरे खेत में एक साथ फैल जाएगा। कोई एक एरिया होता है, वहाँ से उसका उपज, मतलब वहाँ से उसका अटैक होता है, उसके बाद धीरे धीरे पूरे खेत में फैलता है। तो अगर शुरुआती अवस्था में ही आपको पता चल जाएगा तो एक तो आपका दवाओं के ऊपर खर्चा कम लगेगा, आप उस एरिया से 2-4-10 मीटर आगे तक उसका छिड़काव करके उसका नियंत्रण कर पाएंगे, और एक तो आपका लागत कम आएगा और आपका नुकसान भी कम होगा। तो आप खेत की समय समय पे निगरानी करते रहिए। हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, सप्ताह में 2-3 बार आप खेत में जाइए, टहलिए, देखिए। इससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और आपके पौधे का हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको करना होता है। कोई भी अच्छा फंगिसाइड भी आप डाल सकते हैं, अपनी फसल के हिसाब से आप इस्तेमाल करिए। एक चीज़ का ध्यान आपको ये भी देना है कि बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक साथ मत डालिए। अगर आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ डालते हैं तो भले ही उससे आपको कोई नुकसान ना हो, भले ही सारी चीज़ें एक साथ आप डाल पाएँ, लेकिन हाँ, उसके जो लाभ का परसेंटेज होता है वो आपको कम मिल पाता है। मान लीजिए आपने 10 चीज़ें एक साथ मिला के डाला, कुछ खाद है, कुछ दवाएं हैं, कुछ कीटनाशी, कुछ है, तो इसमें क्या होगा कि हाँ, सारी चीज़ों में कुछ कुछ कमी आ जाएगी परसेंटेज लाभ में। वहीं अगर आप सभी चीज़ों का इस्तेमाल अलग अलग करेंगे, भले ही आपकी थोड़ी सी लागत बढ़ जाएगी, लेकिन हाँ, आपको उसका लाभ भी तो ज़्यादा मिलने वाला है। तो कोशिश करिए 2-3-4 चीज़ों से ज़्यादा चीज़ें आप एक साथ, वो भी आपको अच्छे से जांच परख के। अब ऐसा नहीं कि हाँ कोई चीज़ें एक साथ आपको डालना नहीं है, वो भी आपने डाल दिया, आपने तो सोचा कि हाँ हमने ये चीज़ डाली है, काम
करेगा, लेकिन वो काम नहीं किया तो आप सोचेंगे ये दवा अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो सब चीज़ का एक तरीका होता है। आपको जहाँ से भी आप, अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर जहाँ से आप कोई चीज़ें लेते हैं, ख़रीदते हैं, वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें हम एक साथ डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जहाँ से आप पता लगा सकते हैं। इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। आप किसान कॉल सेंटर भी होते हैं, वहाँ से भी आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं। किसी अच्छे किसान से आपके संबंध हैं तो उससे भी आप पता कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे तो आप भी गेहूँ में एक बढ़िया उत्पादन ले पाएंगे। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।